वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 3 नवंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो आज हमें डिस्कस करने हैं। हमारा पहला आर्टिकल आर्मी एविएशन कॉर्प्स के बारे में है। कॉर्प्स का मतलब होता है दल, यानी कि आर्मी का एक छोटा सा हिस्सा। आर्मी एविएशन कॉर्प्स नाम से ही स्पष्ट है कि ये एविएशन के फील्ड में आर्मी को सर्विसेज देते होंगे। इसे यंगेस्ट कॉर्प्स माना जाता है बिकॉज इनका फॉर्मेशन 1 नवंबर 1986 को हुआ था। न्यूज़ में इसलिए थे बिकॉज 35th कॉर्प्स डे इन्होंने अभी हाल ही में अपना सेलिब्रेट किया। इन्हें सेपरेट फॉर्मेशन के तौर पे 1986 में एग्जिस्टेंस में लाया गया। इनकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो आर्मी के लगभग हर विंग से इसमें जो मेंबर्स हैं वो ड्रॉ किए जाते हैं। जो सिग्निफिकेंट नंबर है या ज़्यादातर लोग जो इसमें जाते हैं वो आर्टिलरी से जाते हैं, जिनसे मिलकर ये आर्मी एविएशन कॉर्प्स बनता है। इनके रूल्स एंड फंक्शंस की बात करें तो मेजरली इन्हें ओवरसी करना होता है, देख रेख करनी होती है जो भी हमारी बाउंड्रीज़ हैं या आसपास के इलाके हैं, कहीं से इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं हो रहा है, ऑब्जर्व करते रहना होता है। अगर कहीं पर किसी ऑपरेशन में कैजुअलिटी हो जाए तो इवैक्यूएशन का काम ये करते हैं, वहाँ से अपने लोगों को निकालते हैं। कहीं पर किसी को ड्रॉप करना है तो वो भी ये काम करते हैं। कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू में भी इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम आर्मी एविएशन कॉर्प्स के हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो ये ह्यूमैनिटेरियन एड भी करते हैं। अगर कहीं पर भूकंप आ जाए, फ्लड आ जाए तो डिज़ास्टर रिलीफ के तौर पे भी ये अपने ऑपरेशन चलाते हैं पीस टाइम में। कई सारे केसेस में जो आर्मी के हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो एयरबोर्न कमांड पोस्ट की तरह भी काम करते हैं। जब भी कोई ऑपरेशन चलता है तो एक कमांड सेंटर होता है जहाँ से सोल्जर्स को बताया जाता है कि आपको करना क्या है। समटाइम्स हवाई तरीके से उन्हें कमांड दी जाती है, तो इस तरीके से भी आर्मी एविएशन कॉर्प्स का इस्तेमाल कर लिया जाता है। अगर वर्तमान में AAC की जो फ्लीट है उसमें क्या क्या आता है, अगर इसकी बात करें तो इसमें चेतक, चीता, लैंसर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जिन्हें ध्रुव भी कहा जाता है, ALH वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड जिन्हें रुद्रा नाम से भी पुकारा जाता है, ये सभी आर्मी एविएशन कॉर्प्स का पार्ट हैं। हमारा अगला आर्टिकल गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में है। पाकिस्तान अभी प्लान कर रहा है कि वो तथाकथित रूप से जो गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका है उसे एक प्रोविंशियल स्टेटस का दर्जा देगा। सो कॉल्ड इसलिए बिकॉज ये एक्चुअली में इंडिया का पार्ट है जिसे पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर रखा है। दैट्स वाई हम कहते हैं तथाकथित रूप से गिलगिट बाल्टिस्तान। लोकेशन देखिए, अगर आप इसकी देखना चाहें तो मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर जो हमारा यूटी का पार्ट है उसी में ये आता है। नदन पार्ट में ये जो बॉर्डर है ये चाइना के साथ शेयर करता है नॉर्थ में। इसके वेस्ट में आपको अफगानिस्तान मिलेगा और साउथ ईस्ट में कश्मीर भारत का इलाका मिलेगा। ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज़ की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज़ ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ शेयर करता है। मतलब कश्मीर का वो हिस्सा जिस पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है वो ये नीचे वाला हिस्सा है, इस हिस्से से भी ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इंडिया का यूटी है लद्दाख, ये उसके साथ भी जुड़ता है। पाकिस्तान इसको पीओके से अलग मानता है, हालांकि ये दोनों ही कश्मीर के हिस्से हैं और इस पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा कर रखा है, लेकिन वो इसे सो कॉल तरीके से आज़ाद कश्मीर कहता है और इसे गिलगिट बाल्टिस्तान कहता है। तो ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका है तथाकथित रूप से, उसे पाकिस्तान अब अपना 5वां प्रोविंस बनाना चाहता है। पाकिस्तान में इसके अलावा 4 एग्जिस्टिंग प्रोविंस हैं। इसे प्रोविंस का जो दर्जा दिया जा रहा है इसके पीछे मान्यता ये है कि चाइना का दबाव है, क्योंकि जो चाइना का CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो इस एरिया से होकर गुजरता है। तो चाइना चाहता है कि इसे प्रॉपर प्रोविंस का दर्जा दे दिया जाए ताकि उनका इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहे। यद्यपि पाकिस्तान काफ़ी लंबे समय तक इससे बचता रहा था बिकॉज इसे प्रोविंस डिक्लेयर कर देने के बाद उसका जो क्लेम है, जो वो क्लेम करता रहता है कि कश्मीर पूरा मेरा है, वो क्लेम उसका वीक हो जाएगा। लेकिन अभी चाइना के दबाव में वो ये करने को राज़ी हो गया है। इंडिया ने इसे बहुत ही स्ट्रांगली कंडेम किया है कि वो ऐसा कोई भी चेंज नहीं कर सकते इंडिया की किसी टेरिटरी में। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है बिकॉज यहाँ पर वास्ट रिजर्वायर ऑफ फ्रेश वाटर मिल जाएगा। चाइना तक जाने का ये एक रास्ता बनाता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहीं से होकर गुजर रहा है। इंडिया ने पाकिस्तान के इस मूव पर सख्त आपत्ति जताते हुए ये बोला है कि पाकिस्तान इसे प्रोविंस डिक्लेयर करके जो उनका इलीगल ऑक्यूपेशन है जम्मू कश्मीर के इस हिस्से पर, उसे कमोफ्लॉग कर रहे हैं, छलावरण कर रहे हैं। इंडिया ने इस बात को कंप्लीटली क्लैरिफाई किया है कि यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, जिसमें गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका भी आता है, वो सभी इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, लीगल, कंप्लीट और रिवोकेबल एक्सेशन के तहत, जो जम्मू एंड कश्मीर ने विलिंगली इंडिया में एक्सेप्ट किया था 1947 में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पे कवर किया।
हमारा अगला आर्टिकल एक पुरस्कार के बारे में है जिसका नाम इजू थेचन पुरस्कारम है। राइटर पॉल जचारिया जो हैं उन्हें 28th इजू थेचन पुरस्कारम के लिए चुना गया है। ये केरला का एक हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। 1993 में इसे इंस्टीट्यूट किया गया था। केरला साहित्य अकादमी इसे ग्रांट करती है। इस अवार्ड का जो नाम है वो थुंचथु इजू थेचन, अगर मैंने गलत प्रोनाउंशिएट किया हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, जिन्हें मलयालम लैंग्वेज के फादर के रूप में भी स्वीकार किया जाता है, उनके नाम पर इस अवार्ड का नाम इंस्टीट्यूट किया गया है। इस अवार्ड को जब भी ग्रांट किया जाता है तो 5 लाख का कैश प्राइज़ भी दिया जाता है। वैसे तो यूपीएससी अभी तक अवार्ड स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछने से बचती रही है, लेकिन कहने की बात यह है कि यूपीएससी अभी तक बुक की डिटेल्स पर भी प्रश्न नहीं पूछती थी, तो हमें पढ़ लेना चाहिए। हम देखते हैं अगला आर्टिकल। हमारा अगला आर्टिकल स्टार कैंपेनर के बारे में है। इलेक्शन कमीशन ने अभी कांग्रेस के एक लीडर को जो स्टार कैंपेनर का दर्जा दिया गया था पार्टी के द्वारा, उसे छीन लिया है, ख़त्म कर दिया है, क्योंकि उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कई बार वायलेट किया। जो अपोजिशन पार्टी के लीडर थे उन्हें माफिया बुलाया और भी कई सारे उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन किए। बिकॉज ऑफ दिस ये किया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अब स्टार कैंपेनर होता कौन है? देखिए, स्टार कैंपेनर हर पार्टी में होते हैं जिन्हें पार्टी स्टार कैंपेनर का दर्जा देती है। पार्टी के द्वारा ऐसे लोगों को नॉमिनेट किया जाता है और उन्हें कुछ सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज दे दी जाती हैं कि यहाँ पे आप जाके कैंपेन करिए। वैसे तो स्टार कैंपेनर की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, ना तो लॉ के तहत और ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसी कोई डेफिनेशन बनाई है। बस कैंपेनिंग करने के लिए हर पार्टी को कह दिया जाता है कि आप अपने स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी कर दीजिए, तो वो अपनी लिस्ट दे देते हैं कि ये हमारी तरफ से स्टार कैंपेनर होंगे। ऐसी लिस्ट जारी करने का मतलब क्या होता है, फ़ायदा क्या मिलता है? फ़ायदा ये मिलता है कि हर जो इंडिविजुअल इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा होता है उसके एक्सपेंडिचर की एक लिमिट होती है 70 लाख तक की, जो लोकसभा के इलेक्शंस हैं, और 28 लाख करके स्टेट असेंबली इलेक्शंस में। लेकिन जो स्टार कैंपेनर होता है वो इन जनरल पार्टी के लिए कैंपेन कर रहा होता है, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी स्पेसिफिक कैंपेनिंग वो नहीं कर रहा होता है। यद्यपि कैंपेनिंग तो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही होगी, बट वो इन जनरल कैंपेनिंग कर रहा होता है पार्टी के लिए। तो उसके द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसे इलेक्शन एक्सपेंडिचर में ऐड नहीं किया जाता, क्योंकि वो जनरल कैंपेनिंग के लिए होता है और पार्टी का कोई एक्सपेंडिचर होता नहीं है किसी भी इलेक्शन में। ये हमने इसके पहले भी एक आर्टिकल में डिस्कस किया था। अगर हम रिवाइज नॉर्म्स की बात करें तो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो स्टार कैंपेनर की संख्या पार्टीज के लिए दी जाती थी वो कम कर दी गई है। पहले एक पार्टी अपनी तरफ से 40 स्टार कैंपेनर के नाम बता सकता था, लेकिन अब इस संख्या को घटा के 30 कर दिया गया है। और जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं उनके लिए पहले स्टार कैंपेनर्स की संख्या 20 हुआ करती थी, उसे घटाकर 15 कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिन्हें इलेक्शन कमीशन जारी करता है हर पॉलिटिकल पार्टी को रेगुलेट करने के लिए। उद्देश्य ये होता है कि कुछ नियमों को इस तरीके से उनका पालन किया जाए कि सभी जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड मिले, किसी को ज़्यादा एज ना मिले। आर्टिकल 324 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो एम्पावर करता है इलेक्शन कमीशन को कि वो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज के जो इलेक्शंस हैं उनको सुपरवाइज कर सकते हैं, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन शेड्यूल के शुरू हो जाने से जो रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं उसकी डेट तक ये लगा रहता है। ऑब्जेक्टिव यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट किए जा सकें और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जा सके। लॉ के द्वारा ये इन्फोर्सेबल नहीं है क्योंकि इसके पीछे कोई स्टैच्यूरी बैकिंग नहीं होती, लेकिन एमसीसी में कुछ ऐसे प्रावधान भी होते हैं जिनको इंडियन पीनल कोड 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत भी रेगुलेट किया जाता है। मतलब कि इनके वायलेशन पे इन प्रावधानों के तहत पनिशमेंट भी दी जा सकती है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के बारे में है। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल को अभी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने मान्यता दे दी है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की जो एक बॉडी है, विंग है, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडी, मान्यता देने वाली ये बॉडी है। उन्होंने अभी एनपीसी को मान्यता दे दी है। एनपीसी के बारे में बात करें तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है, उसके तहत ये काम करते हैं। ट्राईपार्टाइट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ट्राईपार्टाइट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 3 पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स जो लोगों को जॉब देते हैं, और वर्कर ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी लोग इसका पार्ट होते हैं और इस तरीके से पॉलिसी फॉर्मुलेशंस किए जाते हैं, गाइडलाइंस जारी की जाती हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
वहाँ पर प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस किया जा सके। एनपीसी नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में प्रोडक्टिविटी कल्चर को बेहतर करने का प्रयास करता है। 1958 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। अगर स्टेटस की बात करें तो ऑटोनॉमस है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और सोसाइटी की तरह रजिस्टर किया गया है जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 है उसके तहत। एनपीसी जो एक टोक्यो बेस्ड एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी पार्ट है, जो कि इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। कई सारी सरकारें इसका हिस्सा होती हैं। फंक्शंस वही हैं कि सोल्यूशन निकालें कि कैसे प्रोडक्टिविटी को बेहतर किया जाए, कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया जाए, प्रॉफिट को इंक्रीज़ किया जाए वेरियस ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, और बेटर क्वालिटी को इंश्योर किया जा सके। ये डेटाबेस भी तैयार करते हैं कि डिसीजन मेकिंग को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो मानसर लेक रिजुविनेशन प्लान के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिन्हें डोनर कहा जाता है, उन्होंने अभी कॉम्प्रिहेंसिव मानसर लेक रिजुविनेशन डेवलपमेंट प्लान को रिलीज़ किया, इनॉग्रेट किया। ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जिसके माध्यम से मानसर लेक को कॉम्प्रिहेंसिवली, जो कि काफ़ी सेक्रेड माना जाता है, पवित्र माना जाता है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, महाभारत से जोड़कर इसकी इंपॉर्टेंस ड्रॉ की जाती है। ये सेकंड बिगेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जम्मू रीजन का। इसे प्रिजर्व करना इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है ताकि यहाँ का फ्लोरा फोना प्रिजर्व रहे। मानसर लेक के बारे में बात करें तो जम्मू से 62 किलोमीटर की इसकी डिस्टेंस है। सुरिनसार लेक और मानसर लेक को ट्विन लेक के नाम से पुकारा जाता है, जुड़वा लेक कहा जाता है इन्हें। सुरिनसार रेनफेड है, मतलब जो बारिश का पानी होता है ये उससे भरता है, कोई परमानेंट डिस्चार्ज नहीं है पानी निकलने का। मानसर लेक की बात करें तो जो सरफेस रन ऑफ होता है, जो पानी बहकर जाता है ज़मीन पर से, प्राइमरली जो पैडी फील्ड्स होते हैं वहाँ से, वो उससे भरता है और रेनी सीजन में पानी की मात्रा डेफिनेटली बढ़ जाती है। जो मानसर है उसकी काफ़ी बढ़िया इंपॉर्टेंस है पिलग्रिमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सीनिक अट्रैक्शन तो डेफिनेटली अच्छा है मानसर लेक का भी, फ्लोरा फोना और सीनिक अट्रैक्शन को भी लेकर लोग वहाँ पर देखने के लिए पहुँच जाते हैं। ये वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के तहत एक रामसार साइट भी है। इंडिया में राइट नाउ 39 रामसार साइट्स हैं जिन्हें डेजिग्नेट किया जा चुका है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जो सुरिनसार मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी इन दोनों लेक्स के बीच में आपको मिलेगी। सोशली और कल्चरली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोकेशन यहाँ देखिए मैप में कुछ लोकेशंस दी गई हैं। ये वूलर लेक है, ये होकेरसार लेक है, ये सोमोरीरी है और ये सुरिनसार मानसर लेक है। ठीक है, ये देखिए होकेरसार लेक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला आर्टिकल जो कि एस्ट्रॉइड 16 साइक के बारे में है। हाल की नासा की स्टडी ने ये बताया कि जो एस्ट्रॉइड 16 साइक है जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में ऑर्बिट करता है, संभावना ये है कि ये मेटल से बना हुआ है। ये धूल मिट्टी से नहीं बना हुआ है, रदर कंप्लीटली मेटल से बना हुआ है, वो भी लोहे और निकल से। और अगर ये मेटल से बना हुआ है तो डेफिनेटली ये वैल्यूएबल है। इसकी कीमत 10,000 क्वाड्रिलियन हो सकती है। क्वाड्रिलियन US डॉलर एस्टिमेट की जा रही है। अब ये होता कितना है, देखिए 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं और 1 क्वाड्रिलियन में 1000 ट्रिलियंस होते हैं। खैर इतनी कीमत तो जो इस एस्ट्रॉइड में लोहा है केवल उसकी है। खैर ये कितना भी वैल्यूएबल क्यों ना हो, हम इसका करेंगे क्या। एस्ट्रॉइड 16 साइक 370 मिलियन किलोमीटर दूरी पर है अर्थ और मार्स के, मतलब अर्थ से इसकी दूरी 370 मिलियन किलोमीटर है। बाकी ये है मार्स और जुपिटर के बीच में। डायमीटर इसका 140 माइल्स का है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इसे 1853 में एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर के द्वारा खोजा गया था और इसका नाम एक ग्रीक गॉडेस सोल साइक के नाम पर रखा गया है। एस्ट्रॉइड कोई भी स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट होता है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ज़्यादातर एस्ट्रॉइड्स धूल या आइस के बने होते हैं, लेकिन ये सरप्राइजिंगली मेटल से बना हुआ है। संभावना ये है कि पहले कोई ग्रह बन रहा होगा, उसका कोर तो तैयार हुआ होगा बट वो बन नहीं पाया होगा। तो एक्चुअली में किसी बनते हुए ग्रह का कोर है। इसका जो साइज़ है वो पोटैटो जैसा है और ये सूर्य का चक्कर लगाने में अर्थ के 1 साल को अगर हम इवैल्यूएशन में ले तो 5 सालों का समय ले लेता है, लेकिन अपने ऑर्बिट पर महज 4 घंटों में ये घूम लेता है अपने एक्सिस पे। लेटेस्ट फाइंडिंग के मुताबिक हब्बल स्पेस टेलीस्कोप ने इसे खोजा है और इसके कंपोजिशन को अच्छी तरीके से हाल फिलहाल में एक पिक्चर के जरिए क्लियर करने का प्रयास किया। यूनिक इसलिए है बिकॉज निकल और लोहे का बना हुआ है। केवल इसमें जो लोहा होगा उसी की कीमत 1000 क्वाड्रिलियन US डॉलर के आसपास होगी। अब कुछ स्टेटमेंट हैं, ट्रू फॉल्स बताइए। आर्मी एविएशन कॉर्प्स यंगेस्ट है, 1986 में बना था, ट्रू है। MCC सेट ऑफ गाइडलाइंस होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट करने के लिए, ट्रू है। यहाँ पर मानसर लेक रामसार साइट है जम्मू में, ट्रू है। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल 1958 में मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ के तहत, गलत है ये। मिनिस्ट्री ऑफ
कॉमर्स इंडस्ट्री के तहत आता है। एस्ट्रॉइड 16 साइक जुपिटर और सैटर्न के बीच में है, ये भी गलत है क्योंकि ये मार्स और जुपिटर के बीच में है, ज़्यादातर एस्ट्रॉइड्स वहीं पर पाए जाते हैं। तो इस सेशन में हमने इतनी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। ये जो PDF है इसकी, जो भी प्रीलिम्स बूस्टर होता है, एडिटोरियल होता है, वो आपको ओनली IAS के टेलीग्राम चैनल पे मिलता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप इसे अवेल कर सकते हैं। तो इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।